हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक है अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई टू ए रजिस्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या करना है, एक एसी सोर्स को कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस आर के साथ। ये हमने एक रेजिस्टेंस आर लिया है और इसको एसी सोर्स के साथ यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है और जो अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसकी वैल्यू आपको पता ही है, E=E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। क्योंकि इस टॉपिक से पहले हमने मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट के बारे में स्टडी किया था, तो वहाँ पर जो एसी के बारे में और डीसी के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट में ही मैंने बता दिया था कि जब आपके पास वोल्टेज दिया होगा तो वोल्टेज के लिए आपने E=E0 साइन ऑफ ओमेगा टी लिखना है। तो ये ही अभी आपके पास क्या दिया है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई टू ए रजिस्टर आर। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एक एसी सोर्स को रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट किया है। तो आपने लिख देना है अब आगे कि जो अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा, द अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ is given by E=E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। तो आपको पता ही है कि इस सर्किट में से करंट आई क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो आपने पहले भी स्टडी किया है, ओम्स लॉ आपने स्टडी किया है कि जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर आप अप्लाई करते हो तो V is directly proportional to I and V is equal to RI। तो ये लेकिन यहाँ पर हमने पोटेंशियल V नहीं लेना है, यहाँ पर पोटेंशियल हमने E लिया है। तो हम लिख देंगे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। आपने क्या लिख देना है, E=IR, क्योंकि हमने पोटेंशियल की जगह आपने E लिखना है। अब ये है अप्लाइड पोटेंशियल, E हम ले रहे हैं तो E लिखेंगे, E=IR। तो यहाँ से करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, I=E/R। तो फ्रॉम वन वी नो दैट E= कितना है, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो E की जगह आपने पुट कर देना है, E की जगह E0 साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। और साथ में आपको ये भी पता है कि ये I, अगर अभी आपके पास ये वैल्यू है E0/R, तो ये मैक्सिमम जो वैल्यू है, पीक वैल्यू आ रही है किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की। क्योंकि I= क्या है, E/R है। यहाँ पर देखेंगे I=E/R है, तो E0/R किसके बराबर होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो आपने यहाँ पर E0/R की जगह आप क्या लिख दोगे, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो I0 है ये क्या आ गया है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ईएमएफ और करंट अक्रॉस द रजिस्टर आर इन फेज। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 shows that the current and EMF across the resistor are in phase। देखेंगे आप इक्वेशन नंबर 1, E=E0 साइन ऑफ ओमेगा टी है और करंट आपके पास I=I0 साइन ऑफ ओमेगा टी है। दोनों इक्वेशंस को देखो आप, यहाँ पर दोनों में देखो, यहाँ पर
ई नॉट, यहाँ पर ये पीक वैल्यू है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, और यहाँ पर ये आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है किसकी, करंट की। जब भी हमने फेजर डायग्राम इस केस में हमने फाइंड आउट करना है, किस किस केस के लिए, ईएमएफ और करंट के लिए, क्योंकि ये जो ई नॉट है ये पीक वैल्यू है आपकी वोल्टेज की, और आई नॉट है पीक वैल्यू किसकी है, करंट की। जब भी हमने टाइम डायग्राम और फेजर डायग्राम हमने अगर फाइंड आउट करना है तो बिल्कुल इजी है इन दोनों फिगर के लिए, कि आपने क्या करना है। यहाँ पर जैसे मैं फेजर डायग्राम फाइंड आउट कर रही हूँ, फेजर डायग्राम फाइंड आउट करना है अगर आपने ये अलोंग एक्स एक्सिस और ये अलोंग वाई एक्सिस, इसको आप ले लो, और एंगल कितना है, ओमेगा टी अगर एंगल है तो यहाँ पर ये मैं फेजर डायग्राम की बात कर रही हूँ, फेजर डायग्राम। तो देखेंगे आप ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एंगल ओमेगा टी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो करंट है, करंट की वैल्यू आपने किससे फाइंड आउट की है, जब आपने ईएमएफ को रेजिस्टेंस से आपने डिवाइड किया है तब आपके पास करंट की वैल्यू आ रही है। तो ये आपके पास आ जाएगा आई नॉट, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की, ये आई नॉट यहाँ आ जाएगी। और ईएमएफ की वैल्यू, वोल्टेज ज़्यादा है तो ये पीक वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो ओमेगा टी क्या है, एंगल है। तो ये फेजर डायग्राम आपने फाइंड आउट किया। अब इसी के केस में अगर आपने टाइम डायग्राम फाइंड आउट करना है, तो टाइम डायग्राम फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, तो ये देखो ये टाइम डायग्राम जब भी हमने फाइंड आउट करना है तो ये ईएमएफ है और ये क्या है, करंट है। तो जब दोनों डायग्राम आप देख रहे हो, दोनों इक्वेशंस को देख रहे हैं, दोनों किस में, फेज में है। तो ये आपके पास ये जो डॉटेड लाइन में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये करंट की वैल्यू है, और ये उसके बाद ये आपके पास ये ईएमएफ की वैल्यू, दोनों किस में है, फेज में आएंगी, इन फेज। ये मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर करंट की, और ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, ई नॉट ये मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ की, और ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, करंट की। तो यहाँ पर ये पीक वैल्यू आएगी, ये हाफ साइकिल आ जाएगा, और ये कंप्लीट साइकिल आ जाएगा। तो ये इन फेज के लिए, और ये नेगेटिव में आपने बता देना है करंट की वैल्यू, और ये आपके पास माइनस ई नॉट। तो ये आपके पास क्या है, जब फेज में है डायग्राम, मतलब ये जो फेजर जो डायग्राम होता है ये क्या होता है, एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। आप सिंपल वे में भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर फेजर डायग्राम आपने निकालना है रजिस्टर्स के केस में, तो आपको पता है कि आपने जो करंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो मतलब ईएमएफ से ही आपने फाइंड आउट की है करंट की वैल्यू, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ईएमएफ को आर से डिवाइड करके आपके पास करंट की वैल्यू आ रही है। तो ई की वैल्यू तो आपको पता है क्या है, लार्ज है। तो ये इन फेज में ये आ जाएगा आपके पास ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू दोनों फेज में हैं, तो आपके पास ये आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ऐसे भी आप डायग्राम आप बता सकते हो, ये भी सही है। और ये क्या, कौन सा डायग्राम है, ये टाइम डायग्राम है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो फेजर जो डायग्राम होता है स्टूडेंट्स, वो एक क्या होता है, एक रोटेटिंग वेक्टर होता है फेजर डायग्राम। देखो ये है आपके पास फेजर डायग्राम एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो 0 to 360 डिग्री क्या करता है, रोटेट करता है। 0 to 360 डिग्री रोटेट करता है। जैसे मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ, एक डायग्राम आप ऐसे बना लीजिए, एक रोटेटिंग वेक्टर है जो 0 to 360 डिग्री क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। अगर ये देखो, ये यहाँ पर मैं ये आपके पास एक डायग्राम में बना रही हूँ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट के लिए। जैसे ये मैंने बता दिया, ये 0 to 360 डिग्री रोटेट करेगा। जैसे ये 0 है तो यहाँ पर आपको पता है कि क्या आ जाएगा आपके पास, ये 90 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगी 270 डिग्री। ये मैं
मैक्सिमम वैल्यू ले रही हूँ, किसके लिए, मैं करंट के लिए ले रही हूँ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर, सॉरी मैक्सिमम ईएमएफ के लिए लेते हैं आप, ईएमएफ के लिए। अब मैं इसी को ही ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे करके आ जाएगा, और कंप्लीट साइकिल ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा यहाँ पर, और ये हाफ साइकिल हो जाएगा t/2। अगर मैं वैल्यू यहाँ पर अगर मैं कोई एंगल ले रही हूँ तो एंगल के लिए ये है आपके पास ओमेगा टी एंगल, ओमेगा टी, जो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये रोटेट करेगा तो आपको पता है यहाँ पर जैसे ये 45 डिग्री आ जाएगा, तो 45 डिग्री देखो यहाँ पर डायग्राम में यहाँ आएगा 45 डिग्री, ये 90 है तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। ये पीक वैल्यू अगर ई नॉट ले रहे हैं तो ये ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ पर ये 90 के लिए आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने आगे ये 135 डिग्री आ जाएगा, तो 135 वाली डिग्री देखो यहाँ पर ग्राफ में आप इसको अगर आप आगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर 135 डिग्री, ऐसे करके अगर आपने ऐसे बताना है फेजर डायग्राम तो आप ऐसे भी बता सकते हो, अगर रोटेटिंग वेक्टर में बता सकते हो तो उसमें भी आप बता सकते हो। और ये 180, यहाँ पर 180 आ जाएगी वैल्यू, और उसके बाद इसको आपने t/4 लिख देना है यहाँ पर, क्योंकि 360 है ना पूरा, तो ये 90 आ जाएगा यहाँ पर 90, क्योंकि 0 to 360 ये रोटेट कर रहा है। और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट के केस में आपने बता देनी है 225 डिग्री, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से ऐसे करके यहाँ आ जाएगी, ये 270, तो 270 ये आ जाएगी, ये 3t/4 ऐसे करके आ जाएगी। और उसके बाद आपको पता है यहाँ पर ये 360 डिग्री आ जाएगी, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी 315 डिग्री, 45 डिग्री आप अगर ऐड कर रहे हो है ना, तो ये 315 डिग्री यहाँ जैसे आएगा, और 270 यहाँ जैसे, और उसके बाद ये 360 डिग्री कंप्लीट साइकिल। तो ऐसे करके आपने ये जस्ट मैं ऐसे बता रही हूँ आपको कि ये कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर इसी में ही हमने करंट की वैल्यू को लेना है तो करंट की वैल्यू भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये तो ई नॉट के लिए है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो वहाँ पर भी ऐसे ही बनाना है आपने डायग्राम। अगर करंट लेना है तो करंट ये आपके पास करंट के लिए आ जाएगा, ये आई नॉट आ जाएगा, तो आई नॉट के लिए आप बता सकते हो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये आपके पास आ जाएगा ऐसे करके 90 डिग्री, ऐसे करके आपके पास ये करंट के लिए भी आप बता दोगे, क्योंकि ये जो फेजर जो डायग्राम होता है ये कैसे रोटेट करता है, 0 to 360 डिग्री क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, क्योंकि ये 0 आ जाएगा तो ये π/2 आ जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री, ये पाई वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर 3π/2 आ जाएगा। और ऐसे करके आपने इसको कर लेना है, आगे इसको सॉल्व कर देंगे वैल्यू, और ये 0 और 2π आपके पास आ जाएगी वैल्यू। तो ये इसको आपने अच्छे से इसको स्टडी करना है।